इंडिया में 1980s में कुछ सोशल इवल्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे थे हमारी सोसाइटी को। और वो सोशल इवल्स थे कौन से? पहला डाउरी, सेकंड डाउरी डेथ्स, और थर्ड वायलेंस अगेंस्ट मैरिड वुमेन बाय देयर इन लॉज। तो 1980s में ये सभी जो सोशल लेवल्स थे बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हो गए थे, इनके खिलाफ केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए थे कि मैरिड वुमेन को डाउरी के लिए परेशान किया जाता है, उसी से रिलेटेड डाउरी डेथ्स होती हैं और वायलेंस होता है बाय देयर इन लॉज। तो 1983 में इंडियन लेजिस्लेशन दो नए एनैक्टमेंट्स लाती है, और वो एनैक्टमेंट्स है 498 आईपीसी और सेक्शन 304B आईपीसी। अब देखते हैं जरा ये दोनों सेक्शंस कहते क्या हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 498A आईपीसी, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? हस्बैंड या फिर उस वुमेन के, उस शादीशुदा औरत का रिलेटिव जो हस्बैंड के भी रिलेटिव है, वो उस शादीशुदा औरत के साथ क्रुएलिटी करते हैं। सेक्शन देखते हैं। Whoever being the husband or the relative of the husband of women subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 3 years and shall be liable to fine। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्रूएलिटी मीन्स ऐसा कोई भी कंडक्ट, ऐसा किसी भी नेचर का कंडक्ट जो विमेन को उकसा दे या फिर प्रेरित कर दे कि वो सुसाइड कमिट कर ले या अपने आप को इंजरी ले ले या ऐसी कोई ग्रेव इंजरी कर ले जहाँ पे उसकी लाइफ, लिम्ब या हेल्थ को डेंजर हो जाए। अब ये जो क्रूएलिटी है वो मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। हैरेसमेंट का क्या मतलब होता है? हैरेसमेंट का मतलब होता है कि आप उस विमेन को जबरदस्ती अनलॉफुली डिमांड कर रहे हो कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, कोई प्रॉपर्टी की, कैश की या इससे मिलती जुलती किसी भी चीज़ की। अगर वो इन डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाती है तो आप जो एक्ट्स कर रहे हो, जो उनके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव एक्ट कर रहे हैं, वो हैरेसमेंट में इंक्लूड होते हैं। देखते हैं 304B आईपीसी यानी सेक्शन 304B आईपीसी का क्या कहता है। ये रिलेट करता है डाउरी डेथ्स को। अगर किसी भी कपल की शादी में 7 साल से पहले कोई भी महिला की डेथ हो जाती है बाय सुसाइड, बाय बॉडी बर्न्स, या फिर ये पता चलता है कि उसकी डेथ से इमीडिएट पहले या थोड़ा समय पहले भी उनको हरास किया गया था, क्रूएलिटी की गई थी, डिमांड ऑफ डॉयरी की गई थी बाय हस्बैंड और बाय रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, तो इन सब डेथ्स को 304B ऑफ आईपीसी में इंक्लूड किया जाता है। अब देखें तो 1983 से लेके अभी तक, आज की डेट तक, इन प्रोविजंस में बहुत सारे लोगों ने लूपहोल्स भी ढूंढे, बहुत सारा मिसयूज भी होने लगा। ऐसी फैमिलीज भी हमने देखी, ऐसे केसेस भी देखे जहाँ पे बिना किसी वजह के ब्राइड ने ग्रूम साइड को, ग्रूम्स फैमिली को बिना किसी वजह के फंसा दिया, झूठे केसेस में फंसा दिया। और ये जो कैटेगरी ऑफ केसेस हैं ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ दीज टू सेक्शन। अब सोचने की बात ये है, जो एनेक्टमेंट्स, जो नए प्रोविजंस इंडियन लेजिस्लेचर ने एक समाज की मदद करने के लिए, समाज से एक सोशल लेवल को हटाने के लिए बनाए, उनका मिसयूज कैसे हो सकता है। तो एक एस्पेक्ट हम इन एनेक्टमेंट का ये देखते हैं कि ये दोनों जो एनेक्टमेंट्स हैं ये कॉग्निजेबल नेचर के। कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी को एलिज्ड एक्यूज पर्सन को या प्रपोज्ड एक्यूज पर्सन्स को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ये ज़रा ध्यान से सुने, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ की डिस्क्रिशन आ जाती है कि जैसे ही उनके पास किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है, कंप्लेंट आती है और वो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, तो वो उस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रीज़न दे सकते हैं कि हमें इस प्रपोज एक्यूज़ को अरेस्ट करना है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मिसयूज़ होना कैसे शुरू होता है। तो 1983 में ये एनेक्टमेंट्स आते हैं, ये मदद तो कर ही रहे होते हैं सोसाइटी की, लेकिन एक सेक्शन, एक फैक्टम ऑफ सोसाइटी ऐसा भी है जो इसको मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। तो यहाँ बढ़ते बढ़ते हम 1994 में आ जाते हैं, जहाँ पे एक बेहतरीन जजमेंट आती है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, जिसको हम गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश करी कि एक इंडिविजुअल के राइट्स को
और सोसाइटी के राइट्स को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब इन दोनों एनैक्टमेंट्स का सेक्शन 498A और 304B आईपीसी का मिसयूज होना शुरू होता है, तो इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी है, जिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 पे हम सबको गर्व है, उन सभी चीज़ों पे, उन सभी राइट्स पे एक डेंट पड़ने लग गया था। तो कोर्ट को इंटरवेंशन करना ज़रूरी था, क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स भी सेफ गार्ड करने हैं और सोसाइटी के एविल्स को भी हमने ख़त्म करना है, कर्ब करना है। तो यहाँ पे हमने जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट के थ्रू एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी, लेकिन जो मिसयूज़ था वो पूरी तरह कर्ब नहीं होता है और सोशल लेवल भी पूरी तरह कर्ब नहीं होता है। तो ये जो कार्रवाई चलती है, ये जो स्टोरी लाइन चलती है, ये एज इट इज़ चलती रहती है। इसके बाद हम लैंड करते हैं एक सुप्रीम कोर्ट की बेहतरीन जजमेंट पे, जिसके बारे में आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। वो है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दैट इज़ 2014। इस जजमेंट के बाद से, अरनेश कुमार की जजमेंट के बाद से, या यूं कहें कि 2014 के बाद से अरेस्ट को लेके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू कर देती है सुप्रीम कोर्ट कि पुलिस अथॉरिटीज़ या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ अपनी मनमर्जी से, अपने हिसाब से किसी भी केस में किसी को भी अरेस्ट नहीं करेंगी। उन्होंने सीआरपीसी के सेक्शन 41, 41A के बारे में डिस्कस करा। इसी केस में ये भी बताया गया कि अगर सज़ा 7 साल से कम है, अगर पुलिस ऑफिशियल ऐसी कंप्लेंट या एफआईआर से डील कर रहे हैं जहाँ पे सज़ा 7 साल या वहाँ उससे कम है, तो आप एक ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करोगे, आप सीआरपीसी सेक्शन 41A का यूज़ करोगे। आपको बताना पड़ेगा विद प्रॉपर रीजंस कि आप क्यों अरेस्ट करना चाह रहे हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस लैंडमार्क जजमेंट में पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट कर दिया, उनके लिए गाइडलाइंस इशू कर दी कि आप जिन केसों में 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा है उसमें आप अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करोगे। और इवन मजिस्ट्रेट्स को भी ये बोला गया कि जो आप डिटेंशन ऑर्डर करते हो, आप जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर करते हो, वो भी आप एक कैजुअल मैनर में नहीं करोगे। फर्दर, सुप्रीम कोर्ट categorically mentioned in this landmark judgment that every police officer have to follow certain guidelines and furnish the reasons and materials जो आपको रिक्वायर्ड है किसी भी एक एलिज पर्सन के अरेस्ट के लिए। अगर आप उनको अरेस्ट करना चाहते हो तो आप मजिस्ट्रेट के सामने ये सारे रीजंस मेंशन करोगे, और आप अपनी जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं, जो पुलिस वाले रिपोर्ट दे रहे हैं, उनको मजिस्ट्रेट बहुत ही केयरफुली परस्यू करेगा, और ये सेटिस्फाई होने के बाद ही आगे ऑथराइज करेंगे कि हाँ जी अब इस प्रपोज एक्यूज या एक्यूज को आप जेसी में या जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन इशू की गई इस लैंडमार्क जजमेंट में, दैट मजिस्ट्रेट हु ऑथराइज डिटेंशन, जो भी मजिस्ट्रेट डिटेंशन को बढ़ा रहा है या दे रहा है, वो विदाउट रिकॉर्डिंग रीजंस नहीं करेगा ऐसा। और अगर वो ऐसा करते हैं तो दे शैल बी लायबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन बाय द एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट।